सभी को राम राम। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग बस प्रोत्साहित करते रहें, हमें लगना चाहिए आपको ज़रूरत है, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, और हमारा जो सेशंस रहेंगे हम इधर उधर की बात के बजाय कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर टाइम दें, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, कंटेंट प्रोवाइड करने में, कहानियों को जोड़ने में। स्टार्ट करते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही ज्ञात कर ली थी? पूर्व में इसकी थ्योरीज को दिया जा चुका था पाइथागोरस ने बहुत लंबे समय के बाद आकर इंडिया को विजिट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम दी थी। उससे पहले बोधायन ने अपने जो सुलभ सूत्र होते थे, पहले सुलभ सूत्र दिए जाते थे। सुलभ सूत्र क्या होते हैं समझाते हैं हम आपको। सुलभ सूत्र क्या होते हैं? पहले सुलभ सूत्र दिए जाते थे। सुलभ सूत्र होते थे, सुलभ होता था धागा, सुलभ होता था धागा या रस्सी, जिसकी सहायता से जो वेदिकाएं हैं, हवन कुंड यज्ञ वगैरह जो करने के लिए वेदिकाएं बनाई जाती हैं, जिसमें हवन सामग्री डाली जाती है, उन वेदिकाओं के नाप तौल के लिए जो सुलभ सूत्र बनाए गए थे, जो नाप तौल बनाए गए थे, उसमें से सबसे फेमस था बोधायन का सुलभ सूत्र। लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व की बात है, बिफोर क्राइस्ट की ये बात है। उस समय पर हमारे यहाँ पर सुलभ सूत्र चलते थे, जिसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर था, एक बड़ा यहाँ स्क्वायर था और फिर बना। इसके बाद ये बीच में बनेगा क्या? ये बनेगा बीच में रेक्टेंगल, क्योंकि ये साइड बड़ी है, और इसकी साइड पर बना यहाँ पर एक फिर से वर्ग। जब इस वर्ग की हमें माप करनी होगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें जो बीच में दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमें निकालना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर हमें निकालना पड़ेगा। और बोधायन ने यही बोला कि आयत के विकर्ण के रूप में किसका क्या दिया इनने? इस वर्ग को समझा। और यही सुलभ सूत्र की सहायता से पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है। तो बोधायन के सुलभ सूत्रों में पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र मिलता है। और किस फॉर्म में मिलता है? आयत के विकर्ण के रूप में मिलता है। कब दिया गया? 500 से 800 ईसा पूर्व। 800 से 500 उसको बोला जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में वो चलता है। तो उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों तक पहुंच गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधायन। अब चलें आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण किस तरह से किया जाए। तो गणितीयकरण, विद्यार्थी का गणितीयकरण एनसीएफ के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। गणितीयकरण करने का मतलब होगा कि विद्यार्थी हर चीज को तर्क के आधार पर तौलने का प्रयास करे, तार्किक रूप से चीजों को वो स्वीकार करे, हर चीज से वो, हर घटना में वो क्यों देखे और उसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, उसे तर्क पर तौलने की कोशिश करे। वही होता है गणितीयकरण। और ये सबसे खास पहले बोला था डेविड व्हीलर ने। एनसीएफ में भी बोला गया है गणितीयकरण किया जाना चाहिए। डेविड व्हीलर ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये कथन सीधा सीधा पूछा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस एनसीएफ को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखना है। रामानुजन 19वीं शताब्दी के महान भारतीय गणितज्ञ थे। रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे जिनका जन्म 1887 में हुआ था। और 2000 के बाद रामानुजन जी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ये गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे और बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे। और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनको सिर्फ मैथ्स पसंद था। ये इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जो स्कॉलरशिप मिलती भी थी स्कूल में, जो पढ़ाई होती थी, वो भी इस वजह से ड्रॉप हो जाती थी कि ये सिर्फ मैथ में पास होते थे, बाकी में फेल हो जाते थे। उस वजह से जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती वो भी बंद हो जाती, छूट जाती। दूसरा, इनके स्वास्थ्य के साथ इनका प्रॉब्लम रहा।
बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद, जर्नल्स के लिए लिखने के बाद, थ्योरम्स वगैरह प्रूव करने के बाद, यहाँ वहाँ के कनेक्शन के बाद, जो आपको जो पर्सनैलिटीज़ हैं, मैथ्स के जो व्यक्तित्व हैं वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, तो और डिटेल वहाँ देख लेना। यहाँ पर इतना कि 1913 में इन्हें इंडिया से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। वहाँ लगभग आने जाने के साथ में लगभग 7 साल के स्ट्रगल के बाद इनकी डेथ हो गई थी 1920 में। 33 वर्ष की आयु में, सिर्फ 33 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जो वर्क था, ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क था 1913 से आता है 1920 के बीच में। तो ये 1913 से 1920 का जो वर्क था ये 19वीं शताब्दी में ना होकर किस में आता है, 20वीं शताब्दी में आता है। तो यहाँ 19वीं शताब्दी बस लिख दिया गया आपको इधर उधर भटकाने के लिए। तो 19वीं शताब्दी में जन्म था, ना कि क्या था, महान गणितज्ञ वो कब के थे, 20वीं शताब्दी के थे। तो आंसर बनेगा गलत कथन में ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक यूक्लिड थे। बहुत फेमस एलिमेंट्स बुक है, तो ये ध्यान ही रखना है, फैक्ट के तौर पर ही लिख लेना अपनी कॉपी पे। आर्यभट्ट ने पाई का मान 1, 4, 1, 6 एकदम सही मान दिया था 4 अंकों तक। इसको और एक्सप्लोर करके वापस जाना, हिस्ट्री की वो देखना वीडियो, वहां पर आर्यभट्ट जी ने क्या जानकारी दी थी वो हमने क्लियर आप लोगों को समझाया है कि इसके बारे में भी बोला था ये लगभग मान है, एकदम सही मान इतना दिया था जो आज भी इतना निकाला जाता है। सही से मतलब ये है। लीलावती भास्कराचार्य जी की पुस्तक थी, बेटी का नाम लीलावती था लेकिन बुक का नाम भी लीलावती था, जो आधारित थी अंक गणित पर, जिसे पाटी गणित कहा जाता है। पाटी पर पत्थर पर सॉल्व करने के वजह से धूल पत्थर पर डाल के उस पर लिखा जाता है, इसलिए इसे पाटी गणित भी कहा जाता है लीलावती को। तो ये पूछा जा सकता है लीलावती को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पाटी गणित के नाम से इसे जाना जाता है। भास्कराचार्य जी की ये रचना है, इनकी रचनाओं को वापस से संकलित किया गया 1950 में, जिसमें 4 भाग रखे थे, जिसमें सबसे पहला भाग है लीलावती। तो मैथ्स की बुक है, जो स्टेट सर्विस वगैरह हैं वहां पर इतना ही पूछ लिया जाता है लीलावती क्या है। तो लीलावती पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें या बच्चों का गणितीयकरण हो। किसके लिए हो, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उपयोग करना। और यही आपको काफी देर से बोला जा रहा है कि गणितीयकरण करने का मतलब ही ये है कि उसको जीवन में लेकर आना, उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोग करना, प्रतिशत सीखना, जोड़ घटाव सीखना, औसत सीखना, स्पीड सीखना, वो रखने के लिए नहीं सीखना, उसका क्या करना है, सुनियोजित उपयोग करना है। तो विनियोजित उचित उपयोग करना गणित का रहेगा, यही प्रभावशाली गणित का अर्थ है। गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा, उसकी सहायता से हल होते हैं, अच्छा लगता है, रुचि बढ़ती है। चूंकि खेल की बात है, पहेली की बात है, रुचि बढ़ाने वाली बात है, ये इंटरेस्ट बढ़ता है। गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना, ये बहुत ही अजीब उसमें रास्ते में ले जा रहा है। गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं, एल्गोरिदम्स का ज्ञान होना। एल्गोरिदम्स ठीक है, लेकिन एल्गोरिदम्स का नॉलेज मैथ्स का टारगेट होगा, कभी नहीं होगा। तो ये सभी ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। ए ऑप्शन पूरी तरह से ठीक है। अब चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बिहार टीईटी 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एनसीएफ 2005 में सर्वाधिक बल दिया गया। सर्वाधिक बल किस चीज पर दिया गया, तो अवधारणाओं के रटने को लेकर तो बहुत क्लियर लिखा है, रटने से बचना चाहिए, तेजी से गणित करने, मतलब फास्ट कैलकुलेशन नहीं, मैथ्स का टारगेट वो नहीं है, कठिन सवालों को हल करना नहीं, ज्ञान की संरचना, जो फॉर्म है ज्ञान का वो ऐसा होना चाहिए कि वो अनुप्रयोग में आ सके, वो इस तरह से सुगठित तरीके से बच्चों को दिया जाना चाहिए कि बच्चे उसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार रहें या उसके अनुप्रयोग बच्चे कर पाएं। तो जो संरचना है ज्ञान की वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सरल हो, और यही उसका टारगेट था, इस तरह से चीज़ें पहुँचें और उसी हिसाब से जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया गया।
गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गणित में क्या किसी भी विषय में बच्चे की रुचि बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को उस विषय से जोड़ना, उसकी सक्रिय भागीदारी उसमें लेकर आना। सक्रिय भागीदारी जहां बच्चे की बन जाएगी वहां अपने आप बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। सोचो आप किसी बच्चे को खेलने के लिए खड़ा कर दो तो उसके पास कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, बुखार उखार कुछ भी बना रहे, वो खेलने लगेगा। जब वो बैठेगा तब उसे भूख लगेगी और चीज़ों का एहसास होगा, लेकिन वो खेलने लगेगा तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो बच्चे को जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो सक्रिय भागीदारी होगी। सक्रिय भागीदारी की जो भी विधियां होती हैं वो बेहतर मानी जाती हैं साइकोलॉजिकल वे के हिसाब से देखी जाए तो। हम देखते हैं कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं बिल्कुल भी नहीं, विशेष छात्र माना जाता है लेकिन अतिरिक्त कक्षाओं की बात नहीं की जाती है। समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना बिल्कुल भी नहीं, ऐसा डेफिनेट 40 मिनट का पीरियड ही रखा जाता है। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना नहीं। खेल विधि से शिक्षण करवाना बिल्कुल ठीक है। जब बच्चे को हम खेल विधि में लेकर जाएंगे, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग और दूसरी चीज़ों में, तो हम निश्चित रूप से उसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसे हम प्रमोट कर रहे होंगे, जो सक्रिय भागीदारी है उसे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सक्रिय भागीदारी में बच्चे की रुचि पैदा होगी सक्रिय भागीदारी से। तो यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने को क्या कहा जाता है? सिद्ध करने को कहा जाता है उपपत्ति। सिद्ध करने को कहा जाता है उपपत्ति। और उपपत्ति की जो इंफॉर्मेशन है, उपपत्ति की 2 तरह की विधियां होती हैं। कोई भी स्टेटमेंट यदि होता है तो उसे प्रूव करने के 2 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके माने जाते हैं। प्रत्यक्ष तरीका वहां लिया जाता है जहां पर सफिशिएंट कंटेंट हमारे पास होता है, स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष विधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जहां पर फैक्ट्स हमारे पास पहले से हैं, जैसे त्रिभुज के बारे में कुछ भी दे दिया, तो प्रत्यक्ष विधि से हम क्या करेंगे? उपपत्ति के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, यहां हमारे पास फैक्ट पहले से है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां अपने पास फैक्ट नहीं है पहले से। यहां क्या बोल रहा है वो? ये सिद्ध करना है ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं जिसका वर्ग 2 है, इसे गलत साबित करना है। तो पहले से फैक्ट हमारे पास यहां पर नहीं है तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो विधियां आती हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। तो अप्रत्यक्ष विधियां क्या होती हैं? तो अप्रत्यक्ष विधियां वे होती हैं जिनमें सीधी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, वहां हमें इनडायरेक्ट वे में उसे प्रूव करना होता है या हमें उसे गलत साबित करना होता है। इस तरह से भी हमारा काम चल जाता है। तो सबसे पहले, और ये जो तीनों मेथड लिखे हैं ना, ये तीनों मेथड आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, अप्रत्यक्ष विधियों में। तो अप्रत्यक्ष विधियों में एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति। अब प्रतिस्थिति द्वारा, या इसे कहा जाता है प्रतिधनात्मक, इसे कहा जाता है प्रतिधनात्मक, इसे प्रतिधनात्मक कहा जाता है। प्रतिधनात्मक में हम क्या करते हैं? प्रतिधनात्मक में हम, जैसे हमें प्रूफ करना है P को बताना है Q, P को बताना है Q, तो हम P को Q अगर बताना है, कुछ भी प्रूव करना है, तो हम P के जैसा ही कुछ लेकर Q के जैसे ही कुछ को हम प्रूव कर देते हैं। P के जैसा कुछ लेकर Q के जैसे को हम प्रूव कर देते हैं, वो आता है प्रतिस्थिति में। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है विरोध द्वारा, इसे कहा जाता है विरोधोक्ति द्वारा। विरोधोक्ति द्वारा क्या माना जाता है? अब देखो, सबसे पहले हमें क्या मिला है? उत्पत्ति के लिए ये मिला है हमें स्टेटमेंट। अभी तो ये स्टेटमेंट है, इसे हमें प्रूव करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं? विरोधोक्ति में हम इसे मानकर चलेंगे सत्य, और सत्य मानने के बाद हम इस पर स्थापित करेंगे जो गणित के मूल नियम हैं।
योग का, घटाव का, गुणा का, भाग का, जब हम ये नियम इस पे लागू करेंगे तब इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा? असत्य। जैसे यहां पर क्या बोला है हमसे, परिमेय संख्या नहीं है, तो अपन इसको क्या लेके चलेंगे? परिमेय संख्या लेकर चलेंगे। जो कथन है उसे सत्य मानकर चलेंगे, निष्कर्ष निकलेगा हमारा उसका उल्टा या गलत। तो ऐसी स्थिति जहां पर कथन को सत्य मानकर चला जाता है और निष्कर्ष असत्य साबित होता है, वैसी विधि को कहा जाता है विरोध द्वारा विधि, और यही विधि यहां पर लागू होगी। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। और लास्ट है प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति। प्रत्युदाहरण का मतलब होता है एक नेगेटिव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल देना जो स्टेटमेंट को गलत साबित करता है। एक ऐसा उदाहरण देना जो स्टेटमेंट को गलत साबित करता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे कुछ भी स्टेटमेंट बोला जाता है उसके लिए संख्याएं बार बार आने लगती हैं दिमाग में। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग या अंकीय योग, डिजिटल सम 5 होता है। डिजिटल सम 5 होता है, तो आप तमाम ऐसे एग्जाम्पल निकाल कर दे दोगे जिनमें 5 नहीं होता है। तो वैसे ही एग्जाम्पल लाकर दे देना, उन्हें कहा जाता है प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति। उस स्टेटमेंट को क्या कर दिया जाता है? गलत साबित कर दिया जाता है। ये होता है प्रति उदाहरण, मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल। उम्मीद है ये आपको उपपत्ति की जो कहानी है वो क्लियर हो गई होगी। और डिटेल में समझना होगा, उत्पत्ति को थ्योरी में समझाया गया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। होगा तो हम उसे यूट्यूब पर भी पढ़ा देंगे। उपपत्ति को पूरा टॉपिक ही है, लेक्चर ही बनेगा उसमें पूरा। तो अभी इतना ही रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हमारा, हमारे एंड से हमने कोशिश की समझाने की। क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित की जा सकती है। वर्ग का मतलब होता है, जैसे अगर हम अभी अपनी स्टेज में वर्ग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? लंबाई और चौड़ाई बराबर। जितनी ये लंबाई रहेगी वही क्या रहेगी? इसकी चौड़ाई। अगर हम इसे पंक्ति लें, इस तरफ पंक्ति लें तो इस तरफ क्या हो जाएगा? कॉलम। तो पंक्ति और कॉलम, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो हम देखें पहला क्या बोल रहा है, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जो 5607 बांधना नहीं है से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसमें से कुछ घटाएं पूर्ण वर्ग बन जाए, बच्चों को यहां से शुरू करेंगे और बच्चे पागल हो जाएंगे। बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्टेटमेंट। ये सॉल्व किया जा सकता है लेकिन सिखाया नहीं जा सकता बच्चों को कि ये वर्ग इसी से इंट्रोड्यूस हम कर दें। अगला 225 पौधों को एक बगीचे में इस तरह बोया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या पौधे हों जितनी संख्या पंक्ति की हैं। पंक्तियों की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? जितने यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इससे क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ कर दिया 1 2 3 4, तो पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए? 4, इस तरह से। और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा एक वर्ग। ये एक वर्ग बन जाएगा। ये एक वर्ग स्ट्रक्चर है। क्लियर है ये बात? तो इससे समझाया जा सकता है, वर्ग स्ट्रक्चर बना के बच्चों को इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। पेड़ों के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। अगला, उस न्यूनतम वर्ग संख्या को ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 4, 9 तथा 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। ये एलसीएम का कंसेप्ट समझाना हो जाएगा। 25,600 के वर्गमूल की गणना करवा के, वर्गमूल थोड़ी सिखाना है, सिखाना है वर्ग करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है। सामुदायिक गणित किस में आ जाती है? सामुदायिक गणित का मतलब होता है एक व्यक्ति या मनुष्य अपने समुदाय में रह के
जिस गणित का उपयोग करता है, जैसे गणित में लाभ, हानि, ब्याज, औसत, चाल, काम, समय, ये सभी चीजें किस में आ जाती हैं? ये अंक गणित में आ जाती है। और वही क्या होता है? सामुदायिक गणित होता है जो सामान्य जीवन में जिया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा अंक गणित, जो समुदाय या व्यक्ति के या सामाजिक व्यक्ति के काम आता है। तो अंक गणित के अंदर सामुदायिक गणित आ जाता है। अब चलें लास्ट क्वेश्चन, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको बहुत बार बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के पार्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है, नीचे से ये स्टार्ट होता है ज्ञान, फिर बोध और फिर प्रयोग, प्रयोग के बाद चौथा जाता है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और सबसे लास्ट में मूल्यांकन। तो इसमें क्या नहीं है? ये मूल्यांकन अंग नहीं है। समझ होता है बोध, समझना, ज्ञान जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है। कोई भी समस्या आती है तो जो सबसे पहले हमारे पास ज्ञान पड़ा होता है वो एक्टिव होता है और उससे हमें बोध होता है, उसकी जानकारी हमें लगती है, हम उसे मैच करना स्टार्ट करते हैं, तब उसके बाद प्रयोग स्टार्ट होता है। हमें देखना है कौन सा नहीं है। तो समझ या बोध है हमारे पास। बुद्धि यहाँ पर सीधे सीधे नहीं दिख रहा, प्रयोग हमें सीधे दिख रहा है, ज्ञान हमें सीधे दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? बोध भी हमें दिख गया, हमें बुद्धि कहीं भी नहीं दिख रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा बुद्धि। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और क्वेश्चन तो बहुत सारे अथाह इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जरूर ही आता है एक ना एक क्वेश्चन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूट्यूब पर पढ़ा है, हम उसके अपडेट करके एक बार और उसको पढ़ा देंगे। जो अपडेट किया है, इसमें संशोधन किया है, मूल्यांकन को नीचे ले लिया है और संश्लेषण को कन्वर्ट कर दिया है ने यहाँ क्रिएटिंग में कन्वर्ट कर दिया है, क्रिएटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। सभी को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यहाँ से यहाँ अपडेट करके ले गए हैं। तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे क्या अपडेट किया गया है। लेकिन ये अपडेट है कि संश्लेषण को क्रिएटिंग कर दिया, मूल्यांकन नीचे ले लिया है, इसको वर्ब की फॉर्म में लेकर आ गए हैं। ये अपडेट्स ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देखे गए हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन था हमारा और आखिरी भी था ये हमारा। आपके लिए पेडागोजी में हम 10-10 क्वेश्चन से सीरीज लेकर चलते रहेंगे और हमें उम्मीद है जब तक एग्जाम आएगा आपके पास बहुत सारा थ्योरी का कंटेंट होगा। आपको जब पेपर में जाओगे आप तो आपको बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चंस और मज़ा आएगा और फील होगा कि आपने जुड़कर बहुत अच्छा किया। तो आपको लगता है और चीज़ें की जा सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालें। स्वागत है आप सभी के कमेंट्स का, हम उन पर ध्यान देंगे और उन पर विचार जरूर करेंगे। तो जुड़े रहें और अच्छे कंटेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।